हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकटेक। जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि ये जो हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर 2019 दिसंबर का डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 1 का, उसका ये तीसरा वीडियो है। और ये तीसरा वीडियो है जिसमें इससे पहले हम 2 वीडियोस में 10-10 क्वेश्चन की सीरीज ला चुके हैं। तो अब इस वीडियो में 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो दिसंबर का जो सीडीपी का पेपर है उसका 30 क्वेश्चन अच्छे से हम डिस्कस कर चुके होंगे आज के वीडियो के बाद। जिन्होंने आगे 2 वीडियोस को नहीं देखा है उन 2 वीडियोस को देख ले, उसके बाद ये वीडियो भी देख ले। इस तरीके से हम 2011 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कोई मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक भी लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही साथ जो सीटेट में काफ़ी परेशान करता है, कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं काफ़ी परेशान करते हैं, उन सारे टर्म्स को भी मैं छोटे छोटे वीडियोस में लेकर आऊँगी। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। 21वां क्वेश्चन आज से हम डिस्कस करेंगे, जो कि आज का पहला क्वेश्चन होगा। तो ये जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात की गई है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शंस देखते हैं पहले हम। तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। अधिगम जो होता है पुनर्उत्पादन और स्मरण की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो ये स्मरण की प्रक्रिया है, तो अधिगम जो है वो स्मरण की प्रक्रिया नहीं होती। पहला तो आंसर गलत हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, तो ये रोट मेमोराइजेशन भी ऑप्शन सही नहीं। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। अधिगम जो है वो आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो ये व्यवहारों का अनुबंधन नहीं है लर्निंग, ये व्यवहारवादियों के अनुसार है सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद हम चौथे ऑप्शन पर चलते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो लर्निंग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी की बात की गई है, पर्सपेक्टिव की बात कही गई है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी नॉलेज का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ पे पहले हम बच्चों को टास्क में इंगेज कराते हैं और उससे जो बच्चों के मन में जो धारणाएं बनती हैं, जो उससे वो अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाते हैं, वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद से कर पाते हैं, वही कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी में आती है। उसके बाद इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो चौथा होगा। अब हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। जब हम विद्यार्थियों को कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, कोई भी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें हम एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल देकर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या परिणाम हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इसमें है कि इट इज़ अ इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। यह अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका होता है। इट कैन बी पॉसिबल, ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, लीड्स टू कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो जो एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं वो बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होते हैं, ना कि बच्चों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करने के लिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि कॉजेज gaps in their understanding of concepts causes gaps
इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। तो ये अवधारणाओं को समझाने की कोशिश करता है, ना कि समझ में अभाव को पैदा करने की कोशिश करता है। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद अगर हम चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रैदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल सिर्फ दिए जाते हैं तो बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जोर देते हैं अवधारणात्मक समझ पर, ना कि प्रक्रियात्मक या फिर प्रोसीजरल नॉलेज पर देते हैं। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, यह अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका होता है। इस तरीके से अब हम 23 क्वेश्चन पर चलते हैं, 23 नंबर के, जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। इसमें कहा गया है कि रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन टू अ रिवॉर्ड, बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों की जो भागीदारी है वो अगर हम अधिगम में बढ़ाने के लिए लगातार हम बच्चों को पनिशमेंट देने की बात करते हैं या फिर उन्हें रिवॉर्ड देने की बात करते हैं, तो उससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका पहला ऑप्शन है डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यह बाहरी अभिप्रेरणा को कम करता है। नहीं, जब हम पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड देने की बच्चों को कोशिश करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहरी अभिप्रेरणा को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर चलते हैं, इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यह आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है। कभी भी दंड और पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा नहीं दे सकती है, तो ये भी आंसर गलत होगा। तीसरा अगर हम देखें तो वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकसेस ऑन मास्टरी रैदर देन परफॉर्मेंस गोल्स, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इसका जो चौथा ऑप्शन है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये भी गलत है। यहाँ पे मास्टरी शब्द आ जाता है वो डायरेक्टली नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो ये भी गलत होगा। और इसका जो चौथा आंसर ऑप्शन है उसको अगर हम देखें तो डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। जब हम बच्चों को पनिशमेंट देके डराते हैं या फिर अवार्ड देके लालच देते हैं तो इससे जो है बच्चों का जो नेचुरल इंटरेस्ट होता है पढ़ने का वो कम हो जाता है, और जो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होती है जिसे कि हम जिज्ञासा कहते हैं, वो भी बच्चों में धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर चौथा होगा। उसके बाद हम 24वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो है वो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए इसमें जो 4 पॉइंट लिखे गए हैं, देखते हैं कि यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे अच्छा यूज़ हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके बहुत अच्छे से आंसर ना भी पता हो तो भी हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका हम पहला ऑप्शन देखते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड।
शारीरिक दंड, जैसा कि पहला ही ऑप्शन नेगेटिव दे दिया है तो शारीरिक दंड तो कभी भी आंसर नहीं होगा मीनिंगफुल अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो पहले तो हम ये देख ले कि पहला ऑप्शन कहाँ कहाँ है, वो आंसर तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन पहले में है, ये भी आंसर नहीं होगा, और तीसरे में है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए हमारे पास बचा 2 क्वेश्चन के सही होने के 50-50 चांसेस यहाँ पे हैं। तो दूसरा अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। तो सार्थक अधिगम को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि दूसरा कहाँ कहाँ पे है। दूसरा जो है वो दूसरे में भी है और चौथे में भी है, तो ये तो सही है बिल्कुल। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि सीसीई की बात की गई है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और समग्र मूल्यांकन। तो ये भी सही है, क्योंकि सतत और समग्र मूल्यांकन को मीनिंगफुल लर्निंग के लिए ही बनाया ही गया है। तो इसमें भी तीसरा है और इसमें भी तीसरा है, ये तो दोनों ही सही है। अब फंसता है एक ऑप्शन, कांस्टेंट कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना। तो जो हम निरंतर तुलनात्मकता की बात करते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है और ये सार्थक अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है। तो ये चौथा ऑप्शन जो होता है वो गलत हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, दूसरा बचता है। इस तरीके से 24वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा। उसके बाद हम 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रेन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखते हैं, बच्चों के अंदर जो जटिल अवधारणाएं बन जाती हैं उसे हम टीचर कैसे सहज कर सकता है, उसे शिक्षक कैसे सुविधा देकर उसको ईजी कर सकता है। हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक व्याख्यान देकर। तो व्याख्यान देकर जटिल अवधारणाओं को कभी भी सहज नहीं किया जा सकता, ये गलत है। दूसरा है बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, इसे हम छोड़ देते हैं, मे बी इट कैन बी पॉसिबल। और उसके बाद तीसरा देखते हैं बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि बार बार अगर हम यांत्रिक रूप से अभ्यास करते हैं तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजी नहीं बना सकता, ये भी नहीं होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। तो अन्वेषण, इसमें से सबसे पॉजिटिव आंसर जो होगा वो चौथा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम बच्चे जब किसी काम में खुद इंगेज होते हैं और उससे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं और उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें देर तक रह जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो चौथा होगा। और उसके बाद हम 26वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए टीचर बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। इसका ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम अगर छोटे कार्य के लिए बच्चों को भौतिक पुरस्कार देंगे तो वो लालची टाइप से बन जाएंगे या फिर वो उनकी जो सीखने की जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है कि एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ओनली आता है तो हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हो, वो किसी एक चीज़ पर डिपेंड करती ही नहीं कभी। तो केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान तो ज़रूरी है, लेकिन केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये आंसर सही नहीं है। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है कि डिसमिसिंग एंड
पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर्स, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। बच्चों के गलत उत्तरों को हम अस्वीकार नहीं करते हैं बल्कि उन्हें हम सही करने की कोशिश करते हैं और उन्हें दंडित करने की बात तो एकदम ही नेगेटिव हो जाती है, तो ये भी आंसर नहीं सही होगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं डी ऑप्शन पर, तो डी ऑप्शन कहता है कि इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो बच्चे जो है वो किसी टॉपिक को गेस करते हैं और उसी गेसिंग पर जब उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है तब वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। इस तरीके से इसका आंसर चौथा होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है एक पॉजिटिव वर्ड होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 27वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट occur at a rapid pace, निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है वो तीव्र गति से घटित होता है। तो इसमें जो अवस्थाओं की बात की गई है कि किसमें शारीरिक विकास और वृद्धि बहुत तेजी से होता है, तो इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड ये आंसर हो सकता है, क्योंकि इन्फेंसी में बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। दूसरा क्या है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन में ये कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड तो हो सकता है लेकिन मिडल चाइल्डहुड कभी नहीं हो सकता। मिडल चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होती है थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद मिडल चाइल्डहुड यहाँ पे भी दे दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एडोलसेंस में तो हो सकता है लेकिन मिडल चाइल्डहुड में नहीं हो सकता, तो मध्य बाल्यावस्था में नहीं हो सकता। उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड जो होता है, वयस्कता जो होती है, इसमें भी जो ग्रोथ का लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम अगर आंसर्स को निकालें तो आंसर जो होगा वो पहला होगा, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत तेजी से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। अब हम 28 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या है ये, नहीं है विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पे नहीं पर बात की गई है, तो नॉट पे फोकस करना है हमें, नहीं और नॉट पे हमें फोकस करना है। तो पहला है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती है, तो ये तो सही है ऑप्शन। उसके बाद डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास परिवर्त्य होता है, डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये भी ये भी डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो जो गलत है, मतलब जो इस विकास का सिद्धांत नहीं है उस पर क्वेश्चन है ये। तो चौथा ऑप्शन क्या बोलता है कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये तो सही है, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। बट इसका जो दूसरा है पोर्शन दिया हुआ है, एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डोंट इन्फ्लुएंस इट, विकास सार्वभौमिक होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। तो इसमें हम बता दें आपको कि डेवलपमेंट सार्वभौमिक तो होता है, लेकिन हर समाज का हर एक समाज अलग अलग होता है और हर समाज जो होता है वो डेवलपमेंट को अपना प्रभावित करता है। जैसे कि इंडिया का समाज अलग है और अमेरिका का अलग है, चाइना का अलग है, तो हर समाज का डेवलपमेंट पे प्रभाव तो पड़ता ही है। 29 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। यहाँ पे वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण पूछा गया है। तो जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहा गया है कि द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत कोड पद्धति। तो जो आनुवंशिक संकेत कोड पद्धति होती है वो प्रभावित तो करती है, लेकिन सिर्फ यही नहीं प्रभावित करती है, तो इसलिए ये आंसर गलत होगा।
होगा। दूसरा है कि द इनबर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आनुवंशिकता से ही रिलेटेड है, जन्मजात विशेषताएं, तो ये भी आंसर गलत है। तीसरा हो गया पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव तो होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर्यावरणीय प्रभाव से नहीं होता, वैयक्तिक विभिन्नता। और उसके बाद चौथा अगर देखें तो द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। तो अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है और आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है वैयक्तिक विभिन्नता पर, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो चौथा होगा। तो जिसका आंसर चौथा होगा। अब हम चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। पहला है परिवार और पास पड़ोस, फैमिली एंड नाइबरहुड। दूसरा है परिवार एवं मीडिया, फैमिली एंड मीडिया। तीसरा है विद्यालय और मीडिया, स्कूल एंड मीडिया। चौथा है मीडिया एंड नाइबरहुड, चौथा मीडिया और पास पड़ोस है। तो अगर हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो फैमिली जो होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है। तीसरा जो है स्कूल जो होता है वो हमेशा सेकेंडरी में रखा जाता है, और उसके बाद नाइबर्स भी सेकेंडरी में रखे जाते हैं, लेकिन स्कूल को ज़्यादा मेन माना गया है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा विद्यालय और मीडिया होगा। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी आंसर में, लेकिन सीटेट की तरफ से स्कूल और मीडिया ही आंसर दिया गया था। तो ये आंसर जो है वो तीसरा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने 2019 के सीडीपी के पेपर 1 के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके बाद पेपर 2 के भी 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक दो कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे, जो कि जनरली सीटेट में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में। तो उस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी हम लेकर आएंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप लोगों को यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।